अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं वैस मंगलवाला और आप देख रहे हैं वर्ल्ड वाइज, दुनिया को देखने का, जांचने का, परखने का एक अलग जाविया। सबसे पहले बात करते हैं क्रिकेट की। एशिया कप की 41 साल तारीख में पहली मर्तबा पाक भारत फाइनल आज होने जा रहा है। और अगर हम बात करें एशिया कप की तो भारत सबसे ज़्यादा 8 मरतबा एशिया कप जीत चुका है। श्रीलंका ने 6 मरतबा जीता है एशिया कप। पाकिस्तान ने 2 बार ट्रॉफी उठाई है। और एशिया कप में हम जानते हैं कि पाकिस्तान की टीम की परफॉर्मेंस कुछ इतनी अच्छी नहीं रही थी और दोनों टीमें पाकिस्तान भारत 2 मरतबा आमने सामने आए और दोनों बार ही भारत फातेह रहा। अच्छा, अगर टी20 फॉर्मेट की बात करें तो मजमूई तौर पर भारत को पाकिस्तान पर बढ़तरी हासिल है। दोनों मुल्कों के दरमियान 2007 से लेकर अब तक सिर्फ 15 टी20 मैचेस हुए हैं। 12 भारत जीता है और 3 जो है वो पाकिस्तान जीता है। और अगर हम फाइनल्स की बात करें तो भारत और पाकिस्तान ने 1985 के बाद से अब तक मुख्तलिफ फॉर्मेट्स के 5 कसीर मुल्की टूर्नामेंट जो फाइनल्स हैं उसमें एक दूसरे का सामना किया है। उनमें से 3 फाइनल पाकिस्तान ने जीते हैं, जबकि 2 फाइनल ऐसे हैं कि जिसमें भारत जो है वो फातेह रहा है। और दोनों टीमों का पहली मरतबा फाइनल में सामना हुआ था 1985 में, ऑस्ट्रेलिया में। वर्ल्ड चैंपियनशिप थी ये और उसमें भारत को 8 विकेटों से कामयाबी हासिल हुई थी। उसके बाद अगले साल 1986 में शारजा में था ऑस्ट्रेलेशिया कप। उसमें हम सब जानते हैं फाइनल में आखिरी गेंद पर जावेद मियांदाद का मशहूर छक्का जो था उसकी बदौलत पाकिस्तान ने भारत को 1 विकेट से शिकस्त दी थी। और उसके बाद दोनों टीमों का सामना हुआ था 1994 में एक बार फिर शारजा में ऑस्ट्रेलेशिया कप के फाइनल में। उस बार भी फतह पाकिस्तान के हिस्से में आई थी, भारत को 39 रन से शिकस्त हुई थी। फिर 2007 में जोहानिसबर्ग में पहले टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल में भारत ने बड़े दिलचस्प मुकाबले के बाद पाकिस्तान को 5 रन से शिकस्त दी थी। और मिसबाह उल हक का वो शॉट हम सबको अभी तक याद है जिसपे वो आउट हुए थे। और आखिरी टाकरा जो हुआ था इनका 2017 के आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में लंदन में ओवल का मैदान था और उस मैच में पाकिस्तान ने भारत को 180 रन्स के बड़े फ़र्क से शिकस्त दी थी। आज के फाइनल में क्या होता है ये तो अब वक्त ही बताएगा। कुछ देर में फाइनल शुरू होने वाला है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं स्पोर्ट्स के सीनियर जर्नलिस्ट और तज्जियाकार जनाब डॉक्टर नुमान नियाज साहब। उनसे ज़रा बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक। वालेकुम सलाम अवैस, हाउ आर यू? बहुत ठीक और बहुत डरा हुआ भी। कुछ अजीब सी इस वक्त दिल की कैफियत है क्योंकि वो मामला ये होता है ना डॉक कि आप पाकिस्तान को राइट ऑफ कर चुके होते हैं। आप कहते हैं बस ठीक है जी, मामला ख़त्म हो गया, अब ज़िंदगी जो है वो नॉर्मल हो जाएगी, हम सब सुकून से हंसी खुशी रहने लगेंगे। और अचानक से यू सी दैट दे मेक अ कम बैक और फिर पाकिस्तान इंडिया का फाइनल हो जाता है। तो मतलब ये चीज़ मुझे नहीं समझ में आता कि हम इसको कैसे डिफ़ाइन करें, कैसे ये हम इससे कोप अप कर सकते हैं। देखें, पाकिस्तान का ना इनिशियली आज से 20 साल पहले आप कह सकते थे कि इट वाज अ टीम ऑफ ग्लोरियस अनप्रडिक्टेबिलिटीज। और उस जमाने में ना स्किल सेट पे जो है तमाम दुनिया की टीमें खेलती थी। तो आपके भी बहुत अच्छा यही डोमेस्टिक सिस्टम जो टूटा भज्जा था, बट इसको सीरियस लिया जाता था और यहीं से आपके पास स्टॉक आता था और आपने बड़े बड़े वर्ल्ड बीटर्स पैदा किए हैं। और वो ऑन ऑन देयर डे दे कुड मैच स्किल वर्सेस स्किल, और हाँ, आप जीत जाते थे, टूर्नामेंट्स भी जीत जाते थे। आपकी बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाती थी, सस्टेन एग्रेशन आ जाती थी, इस तरह के हम हैं एक्चुअली। लेकिन पिछले 3-4 सालों में, कुछ 3-4 सालों में क्रिकेट चेंज हो गई, तब्दील हो गई। अब जो स्किल है वो 25% भी नहीं रह गई, और 75% जो है दैट इज ऑल साइंटिफिक इंटीग्रेशन नाउ, जिसमें आपका स्टेट ऑफ द आर्ट मेडिकल साइंस आ गई हुई है, स्पोर्ट्स फिजियोलॉजी आ गई हुई है, बायोमैकेनिक्स है, किनेजियोलॉजी है, स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन है, वर्कलोड मैनेजमेंट है, इंजरी प्रिवेंशन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इंटीग्रेट किया है। तो ये जो बड़ी टीमें हैं, यानी कि जो डेवलप्ड क्रिकेट बोर्ड्स हैं, इनके ये जो प्रोडक्ट आपको नजर आते हैं, चाहे वो अभिषेक शर्मा है या शुभन गिल है, फॉर दैट मैटर आप दुनिया भर में अगर आप देख लें, तो वो प्रोडक्ट हैं एक स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस ड्रिवन सिस्टम का। और वो अब आपका प्रॉब्लम ये है कि अभी भी आप रॉ टैलेंट पे खेलने की कोशिश कर रहे हैं और आपकी मिसप्लेस्ड प्रायोरिटीज हैं। और पिछले गुज़िश्ता 10-15 साल से आपकी क्रिकेट जो है वो नीचे जा रही थी, किसी ने थामने की कोशिश नहीं की। नाउ इट हैज़ हिट द रॉक बॉटम। और आपको इस एशिया कप में भी एक्सप्लिसिटली नजर आया होगा कि आपके बैट्समैन नॉट ओनली लैक स्किल, बट उनका सेल्फ बिलीफ भी खत्म हो चुका है, वो पेडेस्ट्रियन लग रहे थे। मतलब हम लेकिन ये ऑल कह सेड, सकते हैं कि वो जो मामला होता है ना कि खुला खेलो, सड़क पे खेलो, जैसा चाहो वैसे हम खेल लेते थे। लेकिन जहाँ साइंस की बात आई है वो साडा गेम ही नहीं है। अच्छा, वो साडा गेम क्यों नहीं है? क्योंकि आपके जो लोग हैं वो बैकडोर एंट्रेंट्स हैं जो कि क्रिकेट चला रहे हैं, और वो इररेलेवेंट हैं टू द पोजीशंस दे होल्ड। जिसकी वजह से क्या होता है कि वो इनसिक्योर होते हैं, अगर कोई बात करे भी
हमारा अब जैसा कि यार अब ये टाइम आ गया, अब हम ये लेके आए और हम अपना ट्रेन द ट्रेनर्स करें, और हम टीयर क्रिकेट जो है 13, अंडर 17, अंडर 17, में हम इसको इनकलकेट करें, ताकि 4-5 साल में हमारे पास भी मॉडर्न क्रिकेटर्स हों। अनफॉर्चुनेटली हम सोशल मीडिया पे नैरेटिव जरूर दे देते हैं कि हमने बाबर आजम को ड्रॉप कर दिया बिकॉज ऑफ पुअर स्ट्राइक रेट, या मोहम्मद रिजवान को, और उनका टेम्पलेट अब रिक्वायर्ड नहीं है, और अब हम इंटेंट वाली क्रिकेट खेलेंगे। वो आपको किधर इंटेंट नजर आई, किधर स्ट्राइक रेट नजर आई? बिकॉज उसका एक रीजन था कि स्ट्रक्चर्ड पावर हिटिंग, साइंटिफिक पावर हिटिंग और स्लॉगिंग में फर्क है। बड़ी टीमें स्लॉग नहीं होने देती हैं अपने बॉलर्स को। सो ये एक इंपॉर्टेंट चीज थी। दूसरा जो इस यहाँ पे एक और बहुत मेजर फैक्टर है, जो शायद बहुत सारे लोग इसको इग्नोर कर रहे थे, मैं शुरू से कह रहा था कि एशिया कप में, मैंने मीडिया में भी बहुत कहा कि ये एशिया कप जो है, इसमें मिनिमम भारत के साथ पाकिस्तान के 2 मैचेस होंगे, और हो सकता है कि 3 भी हो जाएं। हम्म। और वो एग्जैक्टली हुआ। तो मैं नजूम, इल्म नजूम तो मेरे पास है नहीं, ना मैं कोई फाल निकालता, मेरे पास तोता है। सो व्हाट आई कुड अंडरस्टैंड एंड अप्रिशिएट कि अगर आप 10th मई, ये थोड़ा सा उस तरफ जाते हैं, हम्म। 10th मई की पोस्ट 10th मई अगर डायनामिक्स देखें, जिस तरह हजीमत उठाना पड़ी इंडिया को, हमारे मिलिटरली जो सक्सेस हुई, यस। जो हमारे एयरफोर्स की थी, आर्म फोर्सेस की थी, जो बीजेपी का नैरेटिव रहा हमेशा, दैट वाज एंटाई पाकिस्तान थीसिस, एज वेल एज अगर आप देखें तो वो एंटाई मुस्लिम उस पर चलता है, एक्सट्रीमिज्म पे चलता है, और आपको उन्होंने बहुत लोअर डाउन करने की कोशिश की हुई थी। यस। लेकिन फिर वो एक्सपोज, और फिर दुनिया में वो एक्सपोज हुए, और फिर आपका ट्रेंड शिफ्ट हुआ, देयर इज अ पैराडाइम शिफ्ट, कि आप ग्लोबली और इस रीजन में बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर बन गए। तो उसके बावजूद वो कैसे आए? बीसीसीआई तो आपसे बायलैटरल सीरीज भी नहीं खेलता, तो वो ये टूर्नामेंट क्यों खेले? तो हम्म। इस पे अगर हम आगे चलें, वो इसलिए खेले कि एक तो है हिंदुस्तान का क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई, जो कि एक जगरनॉट है फाइनेंशियल, और आईसीसी को हेगमोनिकली वो जो है वो होल्ड करता है। और यस। यस। अनफॉर्चुनेटली जो दुनिया की क्रिकेट है वो पोलराइज हो गई है, और सारों के वेस्टेड इंटरेस्ट इंडिया से जुड़ गए हैं, क्योंकि उनके पास आईपीएल एक 12 बिलियन का प्रोडक्ट है, डॉलर का। तो वो तो हो गया। फिर जितने भी दुनिया के ब्रॉडकास्टर्स हैं क्रिकेट के, वो सारे इंडियंस हैं। अब आप जैसा इंटेलिजेंट आदमी मेरे से पूछेगा कि भाईजान, इंडिया और पाकिस्तान का तो क्रिकेट में अब मुकाबला ही कोई नहीं है, अब तो जी सूर्य जी। कुमार यादव ने भी कह दिया कि रिवलरी नहीं है, तो फिर ब्रॉडकास्टर्स को इतनी चमक दमक क्या नजर आती है? तो मैं आपको अभी इनकी तो रेटिंग्स बाब की नहीं आई, लेकिन बाब की जो चैंपियंस ट्रॉफी की रेटिंग्स हैं, जहाँ पे इंडिया पाकिस्तान का एक 1 साइडेड मैच हुआ था दुबई में हाल ही में 6-7 महीने यस। पहले, यस। उसमें 279 मिलियन पीपल वॉच्ड ब्रॉडकास्ट एंड 263 मिलियन वॉच्ड डिजिटल। तो एक तो आई बॉल्स हैं जो ट्रांसलेट होते हैं कमर्शियल एयर टाइम में। राइट। दूसरा एक क्रिकेट की वाइट इकोनॉमी है, इस पे भी आपको जल्दी से बता देता हूँ। हम्म। वो ये है कि मुकेश अंबानी साहब हैं, जो कि बीजेपी के ग्रेटेस्ट डोनर हैं, बिगेस्ट डोनर हैं, और एक मेजर पावर प्लेयर हैं इन इंडिया। वो 40% मीडियम मार्केट होल्ड करते हैं इन दैट कंट्री, 40% ऑफ इंडियन मार्केट, आप खुद सोचें। तो उन्होंने कोई पिछले 3 साल में कुछ बाइंग की है। उन्होंने एक वाईकॉम 18 खरीदी $576 मिलियन की, हाँ। और उन्होंने उसके बाद ये डिज्नी यूएस खरीदा $8.6 बिलियन का। फिर उन्होंने आईसीसी के ग्लोबल राइट्स क्रिकेट के खरीदे $3.01 बिलियन के। फिर उन्होंने आईपीएल के ग्लोबल राइट्स खरीदे $3.05 बिलियन के। हाँ। और ये जो एशिया कप है, ये सोनी पिक्चर्स नेटवर्क इंडिया, अगेन एक स्ट्रॉन्ग फुट होल्ड है, उनका फुटप्रिंट है इंडिया में। उन्होंने $170 मिलियन के इसके राइट्स खरीदे, जो 10 टाइम्स मोर हैं प्रीवियस साइकिल से। मतलब आज के मैच पे आने से पहले ज़रा उस पॉलिटिक्स की बात कर लें कि आईसीसी के रूल्स ऑफ पॉलिटिक्स जो हैं वो मतलब उसकी तो धज्जियां बिखेर दी कि हम हाथ नहीं मिलाएंगे सूर्या कुमार यादव साहब, और हम जो है वो अपनी विनिंग स्पीच के अंदर वो डेडिकेट कर देंगे जी, और सारा जो पॉलिटिकल मामला है वो कर देंगे। अब इस पूरे सिलसिले पर एक तो सूर्या कुमार यादव को क्या सज़ा हुई, हारिस को क्या सज़ा हुई, साहबजादा फरमान फरहान तो चलें वो निकल गए कि जी ये इशारा पहले ही लोगों ने किया है। तो अब व्हाट हैज़ बीन डिसाइडेड फॉर टुडे कि आज क्या होने जा रहा है, हाथ मिलाएंगे नहीं मिलाएंगे, और अगर इंडिया जीत गया, अल्लाह ना करे चलें, तो वो कप लेंगे या नहीं लेंगे मोहसिन साहब से? नहीं, वो तो उन्होंने कहा हमने नहीं लेना, लेकिन इस पे बात करते हैं। बात ये है जी कि एक तो जो वो जो उन्होंने हाथ नहीं मिलाया, वो जेस्चर अगर देखें, जेस्टिकुलेशन देखें, तो दैट वाज कॉन्ट्री टू द स्पिरिट ऑफ द गेम। लेकिन आईसीसी का कोई भी कोड उस चीज को कवर नहीं करता डायरेक्टली, कि अगर हैंडशेक नहीं होगा तो कोई पेनल्टी होगी या कोई ऑफेंस जो है वो होगा। तो आपने मैच रेफरी को गलत रगड़ दिया। एक तो जो मैच रेफरी ने आपको मैसेज पहुंचाया था,
वो ठीक है कि बीइंग मैच रेफरी ही शुड हैव बीन न्यूट्रल, जी। लेकिन लास्ट मोमेंट उसको जिसने मैसेज दिया था इंडियन टीम का, वो इंडियन टीम मैनेजमेंट नहीं थी, वो एशियन क्रिकेट काउंसिल ही का इवेंट मैनेजर था जिसने मैसेज दिया था। और एशियन क्रिकेट काउंसिल के हेड है मोहसिन नकवी साहब, जो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के भी सदर हैं। तो एक तो यहाँ पे था। अच्छा, आपने गलत फोकस किया और गलत रिजेंटमेंट शो की उस चीज पे। हुआ क्या कि जिस वक्त सूर्या कुमार ने एक बड़ी, मैं तो कहूँगा नॉनसेंसिकल किस्म की पॉलिटिकल इंटीग्रेशन करने की यस। कोशिश की और वो नैरेटिव चलाने की कोशिश की जो नैरेटिव की बेसिस ही नहीं है, जो आज तक वो कुछ प्रूव ही नहीं कर सके। तो उसमें क्या हुआ कि जो पाकिस्तान टीम की मैनेजमेंट थी वो आईसीसी के कोड में आता था 2.1.1, 2.1.2 और 2.4, जो कि एक आर डी है, एसोसिएशन ऑफ आर्टिकल है, 2.1 ए है उसका। ये सारे क्लॉजेस लगते थे। लेकिन आपने ड्रेसिंग रूम में एक तो प्रोटेस्ट किया, आप गए नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए, बजाय कि आप वहां पे जाके टिट फॉर टैट करते, यस। क्योंकि एक प्रेसिडेंस बन गया हुआ था। और दूसरा, आपने टीवी स्विच ऑफ कर दिया, तो आपको पता ही नहीं लगा कि सूर्य कुमार ने बात क्या की है। अच्छा, अब जिस वक्त क्रिकेट बोर्ड को पता लगा, तो अब अनफॉर्चुनेटली जो उसमें एक और चीज हुई वो ये है कि एक रूल है जो कि 3.1 है, 3.1.1 है आईसीसी का कोड ऑफ कॉन्डक्ट का, जो कि ये कहता है कि भाईजान, आप ना 18 घंटे में, 36 घंटे में, या कुछ लीवरेज लेके 96 घंटे के अंदर अंदर अगर आप आईसीसी के मैच रेफरी को प्रोटेस्ट लॉन्च करेंगे, तो आगे आईसीसी विल बी रिस्पॉन्सिबल। ओके। अब यहाँ पे आपने की प्रोटेस्ट लॉन्च 96 आवर्स में और अच्छे खासे एविडेंस के साथ की। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या चीज थी कि ये जो क्लॉज है 2.4 का, उसमें आप डिमीन नहीं कर सकते ऑपोजिशन को, एटमॉस्फेयर मैच की आप नहीं हार्म कर सकते, और आप पॉलिटिकल, रेशियल और रिलीजियस बात नहीं कर सकते। तो ठीक। अगर आईसी आपको परमिशन लेनी थी अपने बोर्ड से पहले और फिर आईसीसी से। बोर्ड ने तो परमिशन दे दी सूर्या कुमार को, लेकिन जो आईसीसी था, वो अगर उसने परमिट किया था तो आईसीसी वाज इन ट्रबल, क्योंकि वो कॉन्ट्रावीनिंग अपने लॉ की थी। आप इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में जाके उनको हिला के रख देते, जितना मर्जी जे शाह हो और जितना मर्जी जी। उनका वो जो सीईओ है वो हो। दूसरा जो प्रॉब्लम थी, वो ये थी कि अगर उन्होंने परमिशन नहीं दी थी तो ये ग्रॉस वायलेशन थी सूर्या कुमार की, और इस पे जो है एक्ट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन का कोड लगता था। ठीक है। अच्छा, आपने तो प्रेजेंट कर दिया केस, फिर आपने एक और ब्लंडर किया। आपके चेयरमैन ने ये कह दिया कि हम जो है वो बायकॉट कर देंगे टूर्नामेंट का। हाँ। आप टूर्नामेंट का बायकॉट नहीं कर सकते, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन आईसीसी के मुताबिक आप पे सवेयर पेनल्टीज लगती हैं, जिसमें आपका स्टेटस सस्पेंड हो सकता था, आपको बैन किया जा सकता था फ्रॉम फ्यूचर अपीयरेंसेस इन ग्लोबल टूर्नामेंट्स, और आपको 16 से 20 मिलियन डॉलर का नुकसान होना था। इन एडिशन टू, जो कि अगर आपको पता हो कि ये वाला जो अपना एशिया कप है, इसे 227 मिलियन डॉलर मिलने हैं एशियन क्रिकेट काउंसिल को। और जो फुल मेंबर 5 हैं उनको 15-15% आता है, और बाकी जो 25% है वो एसोसिएट मेंबर्स में जाता है। और इंडिया क्या करता है, वो अपना जो 15% है वो भी खुद नहीं लेता, वो इन एसोसिएट मेंबर्स को डोनेट कर जी। देता है। तो इसलिए उनकी, जिसको कहते हैं ना, गैर सगाली ताकत बढ़ी है, डिप्लोमेटिक ताकत ऑन द बेसिस ऑफ मनी। हाँ। तो आप, अच्छा, फिर आपके चेयरमैन को शायद किसी ने ये भी उनको, क्योंकि उनका काम नहीं है, उनकी टीम का काम है एडवाइजर्स का, वो उन्होंने ये भी नहीं बताया कि सर, आप क्योंकि डायरेक्टर हैं ऑन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ आईसीसी, तो आप पे आईसीसी कोड ऑफ एथिक्स फॉर डायरेक्टर्स भी एम्प्लॉय होता है, लागू होता है। और उसमें भी आपकी वायलेशन हो जाएगी अगर आप अपनी ही आईसीसी को डाउनकास्ट करने की कोशिश करेंगे, डिस्टर्ब करने की कोशिश करेंगे उसके प्रोसेसेस को। एवेंचुअली क्या हुआ, अक्लमंदी सैनिटी प्रिवेल्ड, पाकिस्तान ने कर दी अपना जो है ये 96 घंटे के अंदर अंदर प्रोटेस्ट। उस पे जब हियरिंग हुई, लोग समझ रहे हैं कि 30% फाइन जो है वो कम है। जो मैं समझता हूँ जी, वहां पे थोड़ी सी मुझे ऐसे लगा है कि फेवर हुई है उनकी। एक तो ये था कि पीसीबी ने एक और मिस किया, और ग्लेयरिंग मिस था, वो बीसीसीआई ने ट्वीट किया था और शुभन गिल ने भी रीट्वीट किया था जो सूर्य कुमार ने बोला था। तो आप बीसीसीआई को भी पेनलाइज होना चाहिए था फॉर व्हाट दे डिड। हाँ हाँ तो हाँ। मुझे ऐसे ओके। लगा है कि बैक एंडेड, क्योंकि आपसे भी ग्लेयरिंग ये जो बॉयकॉट वाली चीजें हो गई थी, घंटा लेट आपने करवाया था मैच, तो शायद ये रिकंसिलिएशन हुई है, जिस पे अदरवाइज इस पे सस्पेंशन पॉइंट्स होते हैं, और मैच सस्पेंशन होनी चाहिए थी मिनिमम सूर्या कुमार मतलब यूँ की, कहेंगे वो rather क्या than कहते हैं, वो सस्ते में हम ज़रा छूट गए।
चलें, ये तो टेक्निकल बात हो गई। अब आते हैं ज़रा आज के मैच की तरफ। हम अपनी टीम को अगर देखें तो हम जानते हैं कि हमारी क्या परफॉर्मेंस रही है। पहले ज़रा थोड़ी सी मैं बात करना चाहूँगा ज़रा टॉप ऑर्डर की। हमारे पास टॉप ऑर्डर का क्राइटेरिया क्या है कि मतलब साइम अयूब जो है उसने इतने डक्स बना लिए हैं, लोग कह रहे हैं जी ही कैन ओपन अ फार्म, ही कैन मेक सो मेनी ऑमलेट्स। तो वो साइम अयूब को या तो हमने अच्छे तरीके से रीड नहीं किया था, हमने बहुत ज़्यादा ओवर एस्टिमेट कर लिया, या क्या हुआ है? व्हाट इज़ द प्रॉब्लम? साइम अयूब एक बड़ा ही टैलेंटेड पोटेंशियल वाला हाईली स्किल्ड क्लोज टू मॉडर्न क्रिकेटर है, और ब्रिलियंट वो फील्डर है, और वो बॉलिंग भी जिसने अब आपको करके बता रहा है, तो उससे आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए कि वो एक प्रोडक्ट है। अब हुआ क्या, राइट। दो तीन चीजें होती हैं। एक तो ये है कि उसकी एक फिनोमिनल सक्सेस है ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका में, जो प्राइमरीली वनडे वाइट बॉल में थी। जी। तो वहां से जब आप स्पॉटलाइट में आ जाते हैं तो आप एक फिनोमिनल मॉड्यूल होता है उसमें चले जाते हैं, चमक दमक को हैंडल करना पड़ता है। बच्चा है 21-22 साल का, तो वहां पे स्ट्रांग मैनेजमेंट होनी चाहिए। फिर इसकी इंजरी हुई, ही वेंट टू इंग्लैंड। यस। स्पेशल ट्रीटमेंट इसको मिला, बिकॉज पाकिस्तान को अपने ही मेडिकल पैनल पे, जो मैं रोता रहता हूँ, वो इतबार नहीं था तो बाहर भेजा ना। तो जब बाहर भेजा, ये फुली रिहेबिलिटेट होके आया। ये पीएसएल से परफॉर्म नहीं कर रहा था, उसका रीजन बड़ा क्लियर है कि उसका फोकस शिफ्ट हो गया हुआ है। इससे ज्यादा मैं पीछे नहीं जाऊंगा। फोकस शिफ्ट हो गया है एंड ही इज नॉट फुली इन। अब हम्म। होता क्या है कि आप उसको खिलाई जा रहे हैं, तो द प्लेयर स्टार्ट्स टेकिंग फॉर टेकिंग टेकिंग ही स्टार्ट्स टेकिंग द प्लेस फॉर ग्रांटेड। पाकिस्तान की प्लेस है यार, उनको मल्ले की टीम नहीं है। हाँ तो हाँ। उसको तभी करनी चाहिए थी कि यार यू आर नॉट स्कोरिंग। उसका 45 T20 इंटरनेशनल में सिर्फ 4 50 हैं, जिनमें से 19 की उसकी एवरेज है। तो स्ट्राइक रेट भी उसका नीचे आ गया है। सो एट द एंड ऑफ द डे, ये मैनेजमेंट को जो इतनी तकरीरें करते हैं, उनको ये देखना चाहिए था कि यार व्हाट इज रॉन्ग विद हिम। तो ये यही मामला फिर क्या मिडिल ऑर्डर के साथ भी हो रहा है, क्योंकि मिडिल ऑर्डर भी हमारा नहीं परफॉर्म नहीं कर पा रहा है? सर, मिडिल ऑर्डर की कैपेसिटी नहीं है। और उसका रीजन ये है कि 4 पे जो सलमान अली आगा आपके कप्तान हैं टीम के, वो एक बहुत ही अच्छा, वो आया बड़े सलीके से हुआ है क्रिकेट में, जी। बड़ा मेहनत करके फर्स्ट क्लास लेवल पे, एक्सपीरियंस्ड आदमी है, गुड टेस्ट क्रिकेटर, क्वालिटी वनडे क्रिकेटर। उधर आप इसको कप्तान कर देते, बट ही हैज नथिंग टू डू विद T20 क्रिकेट, और वो इररेलेवेंट है टू T20 क्रिकेट। अब क्योंकि वो कप्तान है, वो जब बीच में फिट होता है, तो ना उसके आगे वाले रन्स कर रहे हैं ना पीछे वाले, उसको तो एक मदद चाहिए थी ना दूसरे एंड से, क्योंकि खुद तो उसकी कैपेसिटी है नहीं। T20 की बात बात कर रहा हूँ, दूसरे टीयर्स की नहीं। तो वहां पे वो अनफॉर्चुनेटली टीम का बैलेंस आउट हो जाता है। सो मच हो कि आपको हसन नवाज, जिसका स्ट्राइक रेट जो है इंटरनेशनल क्रिकेट में, करियर स्ट्राइक रेट 158 का है, और उसका 143 का कैरियर स्ट्राइक रेट है ऑल T20 क्रिकेट में। और वो एक ऐसा प्लेयर है जो कि वो पावर हिटिंग कर सकता है, जो उसके स्लॉट में हो। आपने उसको ड्रॉप कर दिया। फिर आप इतने डरे हुए हैं कि आपने बिट्स एंड पीसेस ऑलराउंडर नंबर 10 तक खिला दिए, जहाँ पे आपने फ़हीम अशरफ को इनिशियली सही यूज नहीं किया। जी। वो गेंद कर सकता था, तो वो न्यू बॉल बॉल कर सकता था, तो आपने उससे बॉलिंग नहीं करवाई। फिर कप्तानी आपकी इतनी लकलस्टर हो गई कि इंडिया के साथ जो मैच था, जो आप हारे थे पहले वाला मैच, वहां पे आप शायद 91 आपने किया। जी। दूसरा मैच था या पहला मैच था जहाँ पे 91 पे आप 10 ओवर में थे? पहला मैच दु, था। तो वहां पे आपको फ्लो में थे आप। तो बजाय क्या वहां पे पिंच हिटर शाहीन अफरीदी भेजते, या नवाज भेजते, या राना भेजते, खबा फहीम, आपने भेज दिया हुसैन तलत। हुसैन तलत बेसिकली जो है वो है, जिसको कहते हैं ना, ही कैन स्टेम द टॉरेंट, के ऊपर से अगर जल्दी आउट हो जाएं तो वो रोटेटर, और वो बड़ा अच्छा प्लेयर है मिडल ऑर्डर का, लेकिन वो रोटेटर ऑफ स्ट्राइक है। और वो रोटेशन, स्ट्राइक रोटेशन, वहां से आपने 17 गेंदों पे 17 रन किए। फिर साहबजादा फरहान ने उस दिन 2 ओवरों में एक गेंद खेला। हम्म। फिर उसके बाद अनफॉर्चुनेटली मोहम्मद नवाज, जो कि बल्ला निकलता है, बहुत ज़्यादा हिटिंग करता है, उसने 19 में से 9 डॉट खेल दी। फिर आप आगे चले तो आपने जो शोर शराबा मचाया हुआ था कि रिजवान ठीक नहीं है और हम लेके जाएंगे मोहम्मद हारिस को, उसको आपने बॉलिंग बैटिंग ही नहीं करवाई। और जो शाहीन अफरीदी था, जो कि 207 और 208 के स्ट्राइक रेट से पिछले 2 मैचों में लो स्कोर पे कंट्रीब्यूट कर चुका था, उसको आपने भरी नहीं करवाई। खुद आप खेलने आ गए। तो वहां पे अजीब सी सारा ये बात थी। पूरा फिर अरेंजमेंट मोहम्मद ही खराब हो नवाज, गया। ये दूसरे मैच का मामला था ना, कि जब हम बहुत अच्छी तरह से हम खेल रहे थे। अच्छा, फिर अब आपने मोहम्मद मैं नवाज, इसी को एक थोड़ा चीज सा और, कंपेयर मोहम्मद करूं ज़रा। नवाज। मैं श्रीलंका से ज़रा कंपेयर करूं इसको। श्रीलंका जो है वो जब इंडिया के सामने 200 बना सकता है और सुपर ओवर में वो चले हार जाता है, तो इसका मतलब ये है कि हम भी कर सकते हैं, क्योंकि इंडिया की बैटिंग लाइनअप को श्रीलंका ने उधेड़ दिया।
तो फिर हम भी कर सकते हैं बहुत ना फिर सारे ये आज के लिए। बहुत बहुत सारे नाराज हो जाएंगे जब मैं ये कहूंगा कि श्रीलंका ने अंडर परफॉर्म किया है इस टूर्नामेंट में। श्रीलंका की बहुत तगड़ी T20 की टीम है, जो लास्ट मैच में आपको प्रथम निसांका ने और कौशल ने परेरा ने दिखाया आपको। सो वो आउटस्टैंडिंग बैट्समैन हैं, और जिस तरह वो कुलदीप यादव को खेले, वो वाहिद दो बैट्समैन इस टूर्नामेंट में थे जो कुलदीप यादव को हाथ से रीड करके खेल रहे थे। तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की बैटिंग में इतनी स्किल ही नहीं है, इतनी एबिलिटी नहीं है। अब आपको घबराने की बात नहीं है। वो जो पहले दो मैचेस थे वहां पे इंडिया, क्योंकि आपसे अगर ऑन पेपर देखें तो वो बहुत सुपीरियर है, आपका कोई सही है। मैच ही नहीं है। दे शुड ईट यू अप अगर आप मेरिट पे देखने की कोशिश करेंगे। लेकिन अब हम्म। इंडिया के भी प्रॉब्लम्स हैं, तो लेट्स डिस्कस दैट। जी। एक तो गौतम गंभीर अगर रहा साल डेढ़, तो इंडिया की टीम भी पाकिस्तान बनते देर नहीं लगेगी, हालांकि उनका पीछे सिस्टम बहुत स्ट्रांग है। उसका रीजन ये है कि यशस्वी जायसवाल को आपने ड्रॉप कर दिया, जो कि एक सेंसेशनल फिनोमेना है, जस्ट टू अकोमोडेट शुभन गिल। जब आपने शुभन गिल को अकोमोडेट किया अभिषेक शर्मा से ओपन करने के चक्कर में, तो जो आपका 4 T20 इंटरनेशनल हंड्रेड और जो ब्राइटेस्ट बैट्समैन है आपका, वो संजू सैमसन है। वो उसने जो 4 सेंचुरियां की हैं वो ओपनर या नंबर 3 की हैं, आपने उसको नीचे भेज दिया। ठीक है, ऊपर से सूर्य कुमार यादव, जो कि एक ब्रिलियंट T20 बैट्समैन है, पिछले 13 मैचेस में उसकी 11 की 11.5 की एवरेज है, 125 रन है, 82 का स्ट्राइक रेट है, तो वो एक वीक लिंक बना हुआ है। जी। सो अच्छा, फिर उसके बाद क्योंकि जसप्रीत बुमराह से आप ऊपर से 3 ओवर करवाते हैं, तो डेथ बॉलिंग बड़ी प्रॉब्लम हुई हुई है। अगर आप अर्शदीप को खिलाते हैं तो आपको शिवन दुबे को निकालना पड़ेगा। मिडिल ऑर्डर उनकी भी वल्नरेबल है। तो इसके ये नहीं है कि ये इंडियन टीम इज अनबीटेबल, यू कैन बीट देम। एक दूसरा, जब आप फाइनल में आ गए, उनके पास देखें कि कितना ड्रैग है, उनके पास पॉलिटिकल ड्रैग है, नैरेटिव है। हम्म। वो इंडिया उतरेंगे कैसे अगर मैच हार जाते हैं तो, वेयर एज यू हैव नथिंग टू लूज हमारे पास तो बिकॉज। नथिंग टू लूज वाला मामला है। यस। तो इसका क्या मतलब हुआ कि दे स्टार्ट अंडर प्रेशर। तो पहले जो 85-15% लगता था इंडिया पाकिस्तान, आज का मैच 50-50 होगा, कुड गो ईदर वे ऑन वन इंडिविजुअल ब्रिलियंस। आज का मैच है जी 50-50। देखना यह है कि अब आज के मैच में क्या होता है। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे, डॉक्टर नुमान नियाज़ साहब हमारे साथ मौजूद थे और पॉलिटिक्स भी डिस्कस कर ली, टेक्निकलिटीज़ भी डिस्कस कर ली। अब देखना यह है कि हमारे खिलाड़ी जो हैं वो मैदान में क्या करते हैं। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे डॉक्टर नुमान नियाज़ साहब का। और अब नाजरीन रुख करते हैं फ्रांस का। फ्रांस की एक फौजदारी अदालत ने साबिक सदर निकोलस सरकोजी को लिबिया से मुबैना तौर पर गैर कानूनी इंतखाबी फंडिंग वसूल करने के इल्ज़ाम में 5 साल कैद की सज़ा सुना दी है। और अदालती फैसले में यह कहा गया है कि 2005 से 2007 के दौरान सरकोजी ने उस वक्त के जो लीबिया के सदर थे मोअम्मर कज़ाफ़ी, उनसे माली मुआवनत हासिल की और उसके बदले उन्हें सिफारती हिमायत फराहम की थी, और इस वजह से उन्हें जो है वो ये सज़ा सुनाई गई है। और अब ये मामला क्या है, इसकी तफसील क्या है, इस हवाले से हम बात करते हैं। हमारे साथ यूनुस खान साहब मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, फ्रांस से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। यूनुस साहब बहुत शुक्रिया आपका, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अब ये अदालत ने जो निकोलस सरकोजी जो हैं साबिक फ्रांसीसी सदर, उन्हें 5 साल कैद की सज़ा सुना दी है, तो ये फॉरेन फंडिंग का मामला है टेक्निकली, तो इस जुर्म की तफसील क्या है? जी, इसको आप बिल्कुल जो फ़ॉरेन फंडिंग का केस भी कह सकते हैं, और ये बुनियादी तौर पर 2007 को जब निकोला सरकोज़ी जो है वो इलेक्शन लड़ने, सदारती इलेक्शन लड़ने जा रहा था, तो उस वक़्त जो है कोई 50 मिलियन जो रकम थी, उसकी जो मसावी रकम थी, वो लिबियाई हुकूमत जो कज़ाफ़ी रजीम थी, उन्होंने निकोला सरकोज़ी को जो है वहाँ पे जो है उनको उनके हवाले की। और निकोला सरकोज़ी ने वो जो रकम थी वो इंतखाबी मुहिम के अंदर जो है वो इस्तेमाल किया था। और यही वजह थी कि जब 2013 में जो पहली बार जो है इस फंड के हवाले से बाज़गुश सुनाई दी गई, और मुअम्मर कज़ाफ़ी के बेटे ने जो है इल्ज़ाम लगाया था कि जो है हमने जो निकोला सरकोज़ी के इलेक्शन मुहिम के लिए जो है वो फंड भी दिए थे, लेकिन जो है उन्होंने हमारी कभी भी मदद नहीं की। और उसके बाद एक लबनानी ताजर ने भी उस हवाले से उसकी बात की तरदीद की, और उन्होंने कहा कि मेरे पास इस हवाले से सबूत भी मौजूद है कि ये जो पैसे जो है वो जो ट्रांसफ़र हुए थे। उसके बाद जो है फ्रांस के अंदर उस हवाले से बहुत ज़्यादा हिलचल मच गई थी सियासी तौर पर, और उस हवाले से तफ्तीश का आगाज़ शुरू कर दिया गया था। और 2013 से जो है ये फ्रांस की जो अदालत के अंदर ये केस चल रहा है, और बला आखिर आखिर अब इस केस के हवाले से फ़ैसला सुना दिया गया, और हमने देखा कि उसमें जो निकोला सरकोज़ी है उसके खिलाफ जो है फ़ैसला आया, जिसमें उसको 5 साल जो कैद है
उसकी सज़ा सुनाई गई है और उसमें कहा गया है कि जो निकोला सरकोज़ी है वो इस हवाले से जो है उन्होंने जो फ़ंड हासिल किए हैं और जिस तरीके से उनके पार्टी के लोगों ने इसमें जो डील की थी, उसमें जो है बेकायदगियाँ हुई हैं और उस हवाले से जो है अदालत ने 5 साल की इनको सज़ा सुनाई है। अच्छा, ये बताइएगा कि मुअम्मर कज़ाफ़ी से सरकोज़ी के ताल्लुकात कैसे थे और कज़ाफ़ी ने सरकोज़ी को फंडिंग क्यों की थी? देखिए, कज़ाफ़ी और जो फ्रांसीसी हुकूमत के ताल्लुकात जो है वो हमेशा बहुत अच्छे रहे माज़ी में और खुशगवार रहे थे और हमने देखा कि जो उनके काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे जो है इन्वेस्टमेंट भी थी फ्रांस के अंदर और फिर ये जो मामला आया है, ये जो निकोला सरकोज़ी को जो है वो माली माउनत की और जहाँ पे इलेक्शन में मदद के हवाले से, तो ये इस हवाले से जो यहाँ पे मीडिया में खबरें आ रही हैं, वो ये थी कि एक मुआहदा हुआ था बुनियादी तौर पर कज़ाफ़ी और निकोला सरकोज़ी के दरमियान। उसमें ये बात की गई थी कि हम चूँकि आप इस टाइम फ़ेवरेट है और आप सदारत के लिए इस टाइम एक मज़बूत उम्मीदवार हैं, तो हम आपको जो है आपके इलेक्शन के लिए फ़ंड देंगे, लेकिन उसके बदले आपने हमारे जो सॉफ्ट इमेज है और हमारे जो इंटरेस्ट है उसके हवाले से आपने काम करना है और ये वो एक मुआहदा हुआ था दोनों के दरमियान और उस हवाले से जो मुअम्मर कज़ाफ़ी का जो बेटा है और यहाँ पे एक जो लबनानी बिज़नेसमैन था, उसके पास भी इस हवाले से तफ़सीलात है और बहुत से ऐसे दीगर शवाहिद भी मौजूद है, जिसके बाद हमने देखा कि यहाँ पे जो फ्रांसीसी हुकूमत ने जो कानून नाफ़िज़ करने वाले इदारे हैं, उन्होंने इस हवाले से तफ़्तीश का आगाज़ किया और बलाहिर हमने देखा कि उसमें जो साबिक फ्रांसीसी सदर है, उसको इस हवाले से सज़ा सुनाई गई। तो अब जो सज़ा सरकोज़ी को दी गई है, उसमें सिर्फ़ कैद की सज़ा है या कोई और जुर्माना भी आयद किया गया है? जी, इसमें इन्होंने 5 साल जो है वो क कैद की सज़ा सुनाई दी है और उसके साथ-साथ जो 1 लाख यूरो जुर्माना है, वो भी उसके ऊपर आयद किया गया है। तो बुनियादी तौर पर सज़ा के साथ 5 साल कैद के साथ इनको जो है 1 लाख यूरो का जो जुर्माना है, वो भी इनके ऊपर आयद किया गया। अच्छा, अब इस सज़ा के ख़िलाफ़ सरकोज़ी अपील भी कर सकते हैं या फिर अब ये तय हो गया है कि वो जेल ज़रूर जाएँगे? जी, बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा सवाल किया और उस हवाले से हम देख रहे हैं कि यूरोपियन मीडिया में भी बहुत से जो है बातें की जा रही हैं। इस वक़्त जो है वो निकोला सरकोज़ी के पास अपील का हक़ हासिल है, लेकिन जज ने जिस तरीके से फ़ैसला दिया है, उसमें यही नज़र आ रहा है कि आइंदा चंद दिनों में जो निकोला सरकोज़ी है, उसको जेल जाना पड़ेगा और वो अपनी अपील का जो है हक़ महफ़ूज़ रखते हैं, लेकिन जेल उसको जाना पड़ेगा कि उनके जो फ़ैसले के अंदर ऐसी शिकें डाली गई हैं कि उनको हर हालत में जेल जाना पड़ेगा और इस हवाले से यहाँ पे जो सियासी मुबस्सिरीन हैं, वो भी कहते हैं कि ये फ्रांस के कोई पहले सदर होंगे जो कि इनको इतनी इस हवाले से ऐसी सज़ा हुई है और जिसको जेल जाना पड़ रहा है। आइंदा आने वाले चंद दिनों में हम देख सकेंगे कि शायद उनके लिए उनको जेल भेजा जाए और उस हवाले से जो यूरोपियन मीडिया और फ्रांसीसी मीडिया भी कहते हैं कि ये केस यहाँ की मुकामी सियासत के लिए इसलिए भी अहम है कि ये यहाँ के जो सियासी तौर पर जो है असरअंदाज होगा। अब अगर आप देखें कि इस टाइम मौजूदा हुकूमत भी बहुत कमज़ोर पोजीशन पे है और सियासतदान अब बहुत मुहतात हो जाएंगे क्योंकि ये फ्रांसीसी जो सदर हैं, पहली दफ़ा हम देख रहे हैं कि फ्रांसीसी सदर को जो है वो जेल फर में यानी कैद की सज़ा सुनाई गई थी और अब उनको जेल भी जाना पड़ रहा है। तो अब मेरे ख़्याल में जो ये जो फ़ैसला आया है उस हवाले से जो लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे सियासी मुबस्सिरीन, उनका कहना है कि इससे ये ज़ाहिर होता है कि हमारी अदालतें जो है वो आज़ाद है और कोई भी छोटा या बड़ा उनके खिलाफ जो ये इस तरह के फ़ैसले आ रहे हैं। जबकि निकोला सरकोज़ी का कहना था कि वो इस फ़ैसले के खिलाफ जो है वो अपील में जाएँगे और वो बेगुनाह हैं। और सरकोज़ी को इससे कबल भी 2 मुकदमात में सज़ा सुनाई जा चुकी है, लेकिन वो जेल जाने से बचे रहे थे, तो ऐसा क्यों है? जी देखिए, बिल्कुल आपकी बात सही है। पहले भी कई केसों में जो है निकोला सरकोज़ी को सज़ाएँ हुई हैं, लेकिन वो जेल नहीं गया। उसके कई जो है वो कानूनी और जो है उसके नुकात हैं जिसकी वज़ह से वो जेल नहीं गया। यहाँ पे फ्रांस के कवानीन के मुताबिक अगर आपको 2 साल या 2 साल से कम सज़ा होती है, तो आपको जो इलेक्ट्रॉनिक ब्रेसलेट होती है वो आपको पहनाई जाती है और आप घर में अपनी कैद जो है वो काट सकते हैं और उनकी जो पहली सज़ाएँ थी वो 2 साल या 2 साल से कम थी।
यही वजह थी कि उसको ब्रेसलेट या इलेक्ट्रॉनिक जो आलात होती हैं वो लगाकर घर में उसको अपनी सज़ा की जो है वक़्त गुज़ारने की इजाज़त दी थी। लेकिन अब चूँकि यहाँ पे ये केस मुख्तलिफ है, उसमें जो है ये 2 साल से ज़्यादा है, ये 5 साल की सज़ा सुनाई गई है, तो ये एक कानूनी नुक्ता बनता है। दूसरी चीज़ है कि ये उसमें उसने फ़र्मे कहा है और उसमें जज ने ज़ोर देकर कहा कि इसको जेल भेजा जाए, तो इसलिए लग यही रहा है कि आइंदा चंद दिनों में निकोला सरकोज़ी को जेल भेज दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे यूनुस खान साहब हमारे साथ मौजूद थे फ्रांस से और बात हो रही थी फ्रांस के साबिक सदर निकोलस सरकोजी की सज़ा की। और अब आपको लेकर चलते हैं स्विट्ज़रलैंड की तरफ, जहां पर कुछ ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं और उसकी वजह से कुछ ऐसे देहात हैं जिनको बहुत ज़्यादा ख़तरा है। इमरान मुज़म्मिल हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे हम ज़रा इस बारे में बात करते हैं। जी इमरान, बताइएगा कि ये कौन से गाँव हैं और ग्लेशियर्स की वजह से इनको क्या ख़तरा है? जी बिल्कुल, सियाहों की जन्नत समझा जाने वाला मुल्क स्विट्ज़रलैंड इस वक्त अपनी तेज़ी से पिघलते हुए ग्लेशियर के हवाले से एक मुश्किल और परेशान कुन सूरत हाल से दो चार है। मौसमियाती तब्दीलियों के नुमायाँ और वाज़ेह असरात स्विट्ज़रलैंड में तेज़ी से पिघलते हुए ग्लेशियर की सूरत में नज़र आ रहे हैं। इन तेज़ी से पिघलते हुए ग्लेशियर की वजह से स्विट्ज़रलैंड की मुकामी सियाहत और बस्तियाँ शदीद खतरे की जद में हैं। हाल ही में स्विस ब्लेटन नामी एक गाँव, जहाँ ग्लेशियर के पिघलने और खिसकने की वजह से 95% का हिस्सा ग्लेशियर के तले दब गया और वहाँ रेस्क्यू टीमों को लोगों को रेस्क्यू करने में भी काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। स्विट्ज़रलैंड के मुकामी साइंसदानों का कहना था कि इन तेज़ी से पिघलते हुए ग्लेशियर की वजह से स्विट्ज़रलैंड के इंफ्रास्ट्रक्चर और सियाहत में कमी वाक़या हो सकती है और इसके अगर हमने इसको बर वक्त इसके लिए इक़दाम ना किए तो ये मज़ीद स्विट्ज़रलैंड को मज़ीद खतरात से दो चार कर सकता है। मज़ीद उनका ये कहना था कि हमें एक बेहतरीन अलार्मिंग और एवैक्यूएशन सिस्टम की ज़रूरत है जो हमें वक्त से पहले ये बता सके कि कहाँ ज़्यादा खतरा संगीन खतरा मौजूद है। स्विट्ज़रलैंड की हुकूमत इस चीज़ को बड़ा संजीदगी से ले रही है और संजीदगी से गौर कर रही है कि हम इन टूल्स का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कर सकें और जो बस्तियाँ ग्लेशियर के नज़दीक हैं उनको बर वक्त जो है वो महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा सके। स्विट्ज़रलैंड की हुकूमत पहले ही जो इस वक्त वल्नरेबल ग्लेशियर्स हैं वहाँ पे अपना अलार्मिंग सिस्टम लगा चुकी है और उनको उनको बड़ी सख्ती से मॉनिटर कर रही है और जहाँ पे भी ऐसा कोई ख़तरा मौजूद होता है स्विट्ज़रलैंड अपने मुकामी शहरियों को इन्फॉर्म करती है कि वो वहाँ से जल्द अज जल्द एवैक्यूएट कर जाएँ। लेकिन इस हवाले से स्विट्ज़रलैंड को एक और मुश्किल भी दरपेश है कि स्विट्ज़रलैंड को इतने ज़्यादा तादाद में लोगों को एक दूसरी महफूज मकामात पर बसाने का जो मनसूबा है वो भी काफ़ी मुश्किल और पेचीदा है। इस वक्त शहरों में पहले ही बहुत ज़्यादा आबादी का दबाव है और अगर इन लोगों को यहाँ शहरों में बसा दिया जाता है तो मज़ीद मकानात में कमी वाक़या हो सकती है। स्विट्ज़रलैंड इस हवाले से अपनी जितनी भी इमिग्रेशन पॉलिसीज़ हैं उनको भी मज़ीद सख्त कर रही है ताकि लोगों की आमद को यहाँ रोका जा सके और ताकि ये जो कमी है, मकानात की कमी है, उनको पूरा करने के लिए उनको वक्त चाहिए और इस सिलसिले में ऑलरेडी बहुत सारे मंसूबों पे काम भी कर रही है ताकि लोगों को जो है वो अच्छी रहने की सहूलियात मुयस्सर की जा सकें। लेकिन ये जो सूरत हाल इस वक्त तेज़ी से पिघलते हुए ग्लेशियर और बढ़ते हुए पानी की सतह और कम होती ज़मीन जो है वो स्विट्ज़रलैंड के इस वक्त सरदर्द बनी हुई है। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे इमरान मुज़म्मिल, हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट स्विट्ज़रलैंड से हमें ज्वाइन कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं नाजरीन और अब आपको ज़रा लेकर चलते हैं जी अमेरिका की तरफ, जहां पर जो ग्लोबल फाइनेंस है और जो इकोनॉमिक पावर है अमेरिका की, वो एक इमारत में आपको नज़र आती है और वो इमारत है न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज। सद्दाम तुफ़ैल हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट न्यूयॉर्क से हमें ज्वाइन कर रहे हैं और हमें इस न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज की इमारत के बारे में कुछ बता रहे हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ न्यूयॉर्क की वॉल स्ट्रीट पर। जी हाँ, वही वॉल स्ट्रीट जहां पर न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज है और ये वो स्टॉक एक्सचेंज है दुनिया की जहां पर होने वाले फैसले पूरी दुनिया की मईशत पर असरअंदाज होते हैं। न्यूयॉर्क सिटी के दिल में वाक़ वॉल स्ट्रीट दुनिया की मालियाती सरगर्मियों का मरकज समझा जाता है। ये सिर्फ एक सड़क नहीं बल्कि एक ऐसी जगह है जहां से आलमी मईशत की रफ्तार तय होती है। वॉल स्ट्रीट पर कायम न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज दुनिया की सबसे बड़ी और पुरानी स्टॉक मार्केट है जहां रोजाना खरबों डॉलर्स की खरीदो फरोख्त होती है। 1792 में महज 24 ब्रोकर्स के साथ शुरू होने वाला ये निजाम आज एक ऐसी ताकत और मईशती कुव्वत बन चुका है जिस पर दुनिया की नजरें लगी रहती हैं। यहाँ हर लम्हा फैसला कुन सौदे होते हैं जो न सिर्फ अमरीकी बल्कि आलमी मईशत को मुतासर करते हैं।
टेक्नोलॉजी, एनर्जी, हेल्थ केयर, फार्मास्यूटिकल, बैंकिंग और एंटरटेनमेंट समेत हर बड़े शोबे की कंपनियां यहाँ रजिस्टर्ड हैं। वॉल स्ट्रीट पर लगा हर घंटा, हर मिनट सरमायाकारों के लिए नई उम्मीदें और नए खदशात लेकर आता है। कभी एक मस्बत ऐलान मार्केट में तेजी पैदा कर देता है और सरमायाकारों के चेहरे खुशी से दमक उठते हैं, तो कभी एक मनफी खबर बड़े पैमाने पर गिरावट का बायस बनती है और आलमी मार्केट्स को हिला कर रख देती है। यही वजह है कि यहाँ के उतार चढ़ाव को दुनिया के हर कोने में सरमायाकार लम्हा ब लम्हा मॉनिटर करते हैं। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के सामने नस्ब चार्जिंग बुल का मुजस्मा सरमायाकारों की उमंग और हौसले की अलामत माना जाता है। ये वो जगह है जहाँ ख्वाब हकीकत में ढलते हैं, जहाँ सरमाया रिस्क से जुड़कर नए इम्कानात पैदा करता है और जहां से दुनिया की मईशत का रास्ता मुतय्यन होता है। वॉल स्ट्रीट सिर्फ अमेरिका का मालियाती मरकज नहीं बल्कि आलमी सरमायादाराना निजाम की अलामत है। यहाँ होने वाली सरगर्मियां न सिर्फ अमेरिकी अवाम बल्कि दुनिया के अरबों लोगों की जिंदगियों पर असर डालती हैं। इसलिए कहा जाता है कि न्यूयॉर्क वॉल स्ट्रीट हिलता है तो दुनिया की मईशत हिलती है। जब भी आप न्यूयॉर्क आए, न्यूयॉर्क की वॉल स्ट्रीट पर जरूर आए, क्योंकि दुनिया की सबसे ताकतवर तरीन स्टॉक एक्सचेंज न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज वॉल स्ट्रीट पर है। चाहे आप सरमायाकार हो या सयाह, वॉल स्ट्रीट की गहमा गहमी का असर तो हर शख्स पर पड़ता है। सद्दाम तुफैल, न्यूयॉर्क। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे सद्दाम तुफैल, हमारे नुमाइंदे अमेरिका से हमें ज्वाइन कर रहे थे। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में इतना ही। आपसे अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात करेंगे। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।